आज हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर सेकेंड टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो सेकेंड है। टॉपिक का नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए, इसके पहले तक हम लोगों ने जो कुछ भी चैप्टर में पढ़ा है ना, वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक इंट्रोडक्शन था, है ना। और उस इंट्रोडक्शन में भी अधिकतर इंट्रोडक्शन आपको किस कंट्री का मिला था? फ्रांस का। ठीक है, तो वो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था। वो इसलिए बताया गया था ताकि आपको ये मालूम चले कि आखिर फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान फ्रांस में क्या क्या चेंजेस किए गए थे। तभी तो आज पूरा दुनिया जो भी डेमोक्रेसी को फॉलो किया है उसको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला था? फ्रांस से मिला था। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ फ्रांस में बढ़िया हुआ होगा, तभी तो लोग इंस्पायर हो रहे हैं उससे, है ना। ये बेसिकली एक तरीके का इंट्रोडक्शन था। लेकिन हमारा जो ये चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये चैप्टर का जो मेन हिस्सा है, यानी कि जो मेन चीज़ है वो यहीं से हमारा शुरू हो रहा है। ठीक है, टॉपिक के नाम से ही मालूम चल रहा होगा, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चलिए, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और चूंकि ये हमारा नोट्स है, नोट्स अच्छी तरीके से आपको प्रोवाइड किया जा सके टॉपिक वाइज, तो हमने यहाँ पे एक अलग से टॉपिक डिस्कस कर लिया है। और सेम टू सेम यही टॉपिक जो है ना आपके सीबीएसई एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए हमने अक्सर आप नोट्स में वही टॉपिक देखेंगे। जो भी आपको नोट्स में टॉपिक मिलता है, एक्स्ट्रा टॉपिक जो क्रिएट किया जाता है मेरे द्वारा, यानी कि जो टॉपिक बुक में है वो तो रहेगा ही नोट्स में, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स छोटे छोटे क्रिएट किए जाते हैं मेरे द्वारा, वो टॉपिक सीधा का सीधा आपके सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया है। इसीलिए हमने डायरेक्ट वो पॉइंट ही यहाँ पे लिख दिया है और बार बार वही हम लिखते हैं अक्सर। हाँ, टॉपिक ही देता है सीबीएसई क्वेश्चन के रूप में। क्वेश्चन के रूप में वो बहुत कम देता है, टॉपिक ही आपको उठा के दे देगा एक छोटा सा। कुछ टॉपिक आपका जो है इसी प्रकार का होता है, बात समझ में आ रही है। और ये टॉपिक आपका सेम टू सेम सीबीएसई में पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है। और अक्सर मेरा ऐसा ही नोट्स रहता है, जिसमें भी अलग से टॉपिक देखेंगे तो समझ जाइएगा कि ये टॉपिक जो है पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो टॉपिक का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं, द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ यूरोप बिफोर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट्स। हमने आपको नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट के बारे में बताया था। मॉडर्न स्टेट का मतलब होता है वो कंट्री जिस कंट्री का सारा पावर एक ही हाथ में है, यानी कि राजा के हाथ में है, तो वो हमारा मॉडर्न स्टेट कहलाता है। लेकिन नेशन स्टेट का मतलब होता है वो कंट्री जिस कंट्री का पावर एक हाथ में नहीं है, बल्कि अलग अलग हाथों में बटा हुआ है। एग्जाम्पल यदि आपको बोले अलग अलग हाथों का मतलब क्या है, अलग अलग हाथों का मतलब यहाँ पे है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ठीक है, इन तीनों के हाथ में पावर अपना बना हुआ है, यानी कि बांटा हुआ है। चलिए देखते हैं कि आखिर यूरोप में नेशन स्टेट आने से पहले तक का क्या कॉन्सेप्ट था, यानी कि वहाँ पे क्या कुछ चलता था। मतलब कि इस टॉपिक में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जब पूरा का पूरा यूरोप नेशन स्टेट नहीं बना था, मतलब कि वहाँ पे क्या था, मॉडर्न स्टेट था और पावर किसके हाथ में था? राजा के हाथ में था। देखते हैं उस समय पे क्या होता था। देखिए लिखा हुआ है, टिल द मिड 18th सेंचुरी देयर वेयर नो नेशन स्टेट्स इन यूरोप, यानी कि 18 सेंचुरी तक, 18 सेंचुरी तक यूरोप में एक भी आपको नेशन स्टेट देखने को नहीं मिलता था। हाँ, यानी कि 1700 लेके 1799 तक। 18 सेंचुरी का मतलब 1700 से लेकर 1799 तक के टाइम पीरियड के बारे में यदि आप बात करें, तो उस समय तक आपको जो है ना एक भी यूरोप में नेशन स्टेट देखने को नहीं मिलता था। यानी कि पूरा का पूरा यूरोप जो है किसके अंडर में था? राजा लोगों के हाथ में था। और जब कंट्री राजा के हाथ में चला जाए उसी को तो कहते हैं मॉडर्न स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि 18 सेंचुरी तक यूरोप में एक भी नेशन स्टेट नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वेयर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनमस टेरिटरीज। देखिए, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इन सभी को ना अलग अलग किंगडम में बांटा गया था पहले। समझिएगा जरा ध्यान से। जिस नाम से आज हम लोग जर्मनी को देखते हैं, इटली को देखते हैं, स्विट्जरलैंड को देखते हैं, और ये सबका सब ना आज बहुत छोटा हो गया है कंट्री। यानी कि जिस जर्मनी को हम आज देखते हैं, जिस इटली को आज देखते हैं, जिस स्विट्जरलैंड को हम लोग आज देखते हैं, ये बहुत छोटा है। लेकिन उस समय पे ये तीनों का तीनों जो कंट्री है वो बहुत बड़ा हुआ करता था। किस रूप में? किंगडम के रूप में हुआ करता था। और किंगडम का मतलब होता है छोटा मोटा नहीं, एकदम साम्राज्य, बहुत बड़ा बड़ा। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो हम लोग आज के दौर में जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड देखते हैं, ये पहले क्या हुआ करता था? किंगडम हुआ करता था, यानी कि बहुत बड़े दूर तक ये फैले हुए होते थे। उसी प्रकार से आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं रसिया। आज हमारा रसिया वर्ल्ड मैप में देखिए कितना बड़ा है ना। लेकिन पहले वो रसिया और भी बहुत बड़ा हुआ करता था, सोचो। उसी प्रकार से जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड
पहले और बड़ा हुआ करता था, किंगडम के रूप में हुआ करता था, साम्राज्य के रूप में हुआ करता था, लेकिन आज वो बहुत ही छोटा सा हो गया, उसको तोड़ तोड़ के अलग अलग कंट्री बना दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे उस समय पे जर्मनी और स्विट्जरलैंड के जो राजा हुआ करते थे उस समय के, उनके पास एकदम ऑटोनोमस टेरिटरीज रहा करता था, मतलब कि बहुत दूर दूर तक एरिया इनका रहता था और दूर दूर तक वाले एरिया पे इनका कंट्रोल हुआ करता था। और चूंकि दूर दूर तक के एरिया पे इनका कंट्रोल है तो ऑब्वियसली बात है पैसा धन संपत्ति में तो कोई कमी नहीं होगा। ठीक है, आगे ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। देखो यहाँ पे ना अभी जो आपको स्थिति बताया जा रहा है ये बेसिकली तब का बताया जा रहा है जब पूरे के पूरे यूरोप में नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, यानी कि उस समय पे राजा महाराजा वाला जब सिस्टम चलता था ना, उस समय के टाइम पीरियड के बारे में आपको बताया जा रहा है। अब यहाँ पे कहा गया ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। देखो ईस्टर्न यूरोप का ईस्ट वाला साइड, अपने माइंड में वर्ल्ड मैप लाइए और वर्ल्ड मैप में आप जाइए ईस्ट की तरफ चले गए, और उसका सेंट्रल यूरोप यानी कि यूरोप का बीचों बीच वाला हिस्सा, वो सबके सब ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के द्वारा रूल किया जाता था। तो अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर ये ऑटोक्रेटिक मोनार्की क्या होता है। मोनार्की का मतलब तो समझ में आता है, राजा वाला सिस्टम, लेकिन सर ये ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है वो राजा जो कि धन संपत्ति में बहुत आगे हैं, पैसा प्रॉपर्टी जमीन कागजात पत्थर जो भी उनके पास है उनमें बहुत आगे होगा, पहला बात तो वो। और दूसरा बात वो निर्दयी होगा, मतलब कि जरा सा भी उसके अंदर ना ह्यूमैनिटी जैसा कुछ नहीं होगा, मतलब कि बड़ा खतरनाक रूलर होगा वो, हिटलर टाइप, उसी को हम लोग कहते हैं ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। तो यूरोप का ईस्ट वाला हिस्सा और सेंट्रल वाला हिस्सा जो है ना वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के द्वारा रूल किया जाता था। आगे दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। सोचो वो लोग ना एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। मतलब यहाँ पे ये हो गया, अच्छा एग्जाम्पल देते हैं हम, जैसे इंडिया में दीपावली का त्यौहार है, तो हर इंसान का ये राइट है कि वो चाहे तो दीपावली का त्यौहार मना सकता है या फिर ना चाहे तो ना बनाए, है कि नहीं, यानी कि राइट टू फेस्टिवल उनके पास अपना अधिकार है भारत में। लेकिन उस समय पे यूरोप में ये था कि जो फेस्टिवल, जो कल्चर, जो भोजन, जो कपड़ा राजा पहनेगा, उस तरीके का बोली या फिर उस तरीके का कपड़ा, उस तरीके का भोजन कोई नॉर्मल आदमी नहीं खा सकता है। सोचो, मतलब कि इतना पहले तानाशाही चलता था। मतलब ये हो गया कि वो लोग ना जरा सा भी अपना आइडेंटिटी लोगों के सामने शेयर करना नहीं चाहते थे। अब आपके मन में आया होगा सवाल कि साहब ये आइडेंटिटी का मतलब क्या है। आइडेंटिटी का मतलब है कि जो राजा करेगा ना वो कोई दूसरा आदमी कॉपी नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, उस समय पे ये चीज़ था, मतलब कि मान लीजिए राजा जो कपड़ा पहना है वो कपड़ा यदि कोई और आदमी पहन लिया, नॉर्मल आदमी, साधारण आदमी, तो उसके ऊपर सजा हो जाता था पहले, इस तरीके का था। लेकिन क्या आज का सिस्टम हमारा वो है? नहीं है भाई। आज के समय में एग्जांपल यदि हम लोग ले तो हमारे प्रधानमंत्री कौन है अभी फिलहाल? नरेंद्र मोदी जी हैं। वो जैसा कपड़ा पहने बल्कि उससे अच्छा अच्छा कपड़ा लोग पहनते हैं। क्या उसके ऊपर केस दर्ज हो जाता है क्या? क्या उसको मार दिया जाता है क्या? नहीं। लेकिन उस समय पे ऐसा था। मतलब ये हो गया उस समय पे यूरोप में कोई भी राजा जो है ना अपने लोगों को वो चीज़ करने का परमिशन नहीं देता था जो वो अपना खुद करता था। कोई फेस्टिवल मना रहा है राजा, आदमी नहीं मना पाएगा, नॉर्मल आदमी, मतलब कि वो तरीके से समाज से जुड़ के रहना ही नहीं चाहता था। वो चाहता था कि मेरा सब चीज़ सिस्टम अलग होगा और इन सबका सिस्टम अपना अलग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखो और क्या क्या स्थिति था उस समय पे। पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेज एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। उस समय पे यूरोप में खास करके पूरे यूरोप में लोग ना अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज बोलते थे, और अलग अलग इथनिक ग्रुप से भी वो लोग बिलोंग करते थे। सर ये इथनिक ग्रुप क्या है बताते हैं। इथनिक ग्रुप का मतलब होता है वैसे लोगों का ग्रुप, अलग अलग लोगों का ग्रुप जो कि अलग भाषा बोलेंगे, अलग फेस्टिवल मनाएंगे, अलग प्रकार के कपड़े पहनेंगे, अलग तरीके से रहेंगे, अलग प्रकार के भोजन खाएंगे, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं डाइवर्सिटी, है ना। विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग रह रहे हैं, अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं इथनिक ग्रुप। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार का पूरा स्थिति जो था उस समय पे यूरोप में बना हुआ था। अच्छा कोई पूछ दे कि ये सारा का सारा सिचुएशन हम लोग कब का पढ़ रहे हैं? तब का पढ़ रहे हैं जब यूरोप में एक भी नेशन स्टेट नहीं बना था, मतलब कि वहाँ, हाँ उस समय के बारे में पढ़ रहे हैं जिस समय की पावर राजा लोगों के पास हुआ करता था। ठीक है, आगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, देखो इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैगियार वाइल द अदर हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझाया गया आपके बुक में, हंगरी में ना आधा पॉपुलेशन बोलता है मैगियार लैंग्वेज और आधा
पॉपुलेशन जो है वो अलग अलग प्रकार के वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स बोलते हैं। डायलेक्ट्स का मतलब होता है आम भाषा, जो कि हम लोग बेसिकली अपने घरों में मोहल्लों में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग डायलेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये हो गया कि पूरी तरीके से यूरोप में जो पहले सिस्टम था ना, जो व्यवस्था था, वो पूरा उथल पुथल वाला था। कहीं पे लोग रह रहा है, कहीं भी कोई लैंग्वेज बोल दे रहा है ना, इस प्रकार का वहाँ का सिचुएशन था। उसके बाद एक और एग्जाम्पल दिया गया, इन गैलिकिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिस। पॉलिस मतलब लैंग्वेज है बेसिकली। ठीक है, तो ये गैलिकिया का बात हो रहा है। गैलिकिया भी यूरोप का एक हिस्सा हुआ करता था पहले। ठीक है, तो वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी, अच्छा एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्यों, वही राजा लोग जिनके पास धन संपत्ति पैसा कौड़ी का कोई कमी नहीं है। ठीक है, वो लोग क्या बोलते थे भाई, पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। तो मतलब ये एक तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी फिलहाल आपको ये बताया जा रहा है कि देखो भाई, अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे थे उस समय पे, अलग अलग जगहों पर रह रहे थे, अलग अलग कपड़े पहनते थे, अलग अलग भोजन खाते थे, है ना, अलग अलग फेस्टिवल तरीके से वो लोग अपना मनाते थे। मतलब कि पूरा सिस्टम जो था ना, उथल पुथल का सिस्टम था। कहाँ पे, पूरे के पूरे यूरोप में उस समय पे। ठीक है, लेकिन बाद में हम लोग देखेंगे कि इन सारे चीज़ों को कम किया जाता है, एक सिस्टम लाया था यूनिफॉर्म का, मतलब कि सब आदमी एक ही लैंग्वेज बोलेगा तो एक ही लैंग्वेज बोलेगा, इस प्रकार का, वो भी हम लोगों को बाद में मिलेगा। लेकिन क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, तो ये जो हमारा टॉपिक था पहला दूसरा नंबर द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये खत्म होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, वो भी अगले वाले क्लास में। कोई दिक्कत यहाँ तक सुने ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच।